नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चुनावी मौसम आ ही गया है। बीएमसी का चुनाव है तो महाराष्ट्र में राजनीति जोरों पर है। इधर अगर बिहार का विधानसभा चुनाव है उसके लिए आप देख चुके हैं, सब लोग अदालत से सड़कों तक हर तरफ संग्राम छिड़ रहा है। पार्टियों के अंदर नए नए समीकरण बन रहे हैं। संगठन किस तरह से एक दूसरे के साथ पार्टियां नया संगठन बनाने में जुटी हुई हैं और जो पुराने संगठन हैं उनमें आवाजें उठ रही हैं। ये इस समय पूरे चुनाव का माहौल है। लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग आज महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में जयंत पाटिल जो लंबे समय से शरद पवार के सबसे करीबी सहयोगी थे, 7 सालों से अध्यक्ष थे और हर यानी जो घर के अंदर जिस तरह का डिवीज़न हुआ था, यानी चाचा भतीजे में जिस तरह की राजनीतिक जो बंटवारा हुआ था, उसमें भी वो शरद पवार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। वो बाकी तमाम लोग अजीत पवार के साथ निकल लिए। लेकिन अब धीरे धीरे ये लड़ाई एक तरफ होती जा रही है। यानी ये खबरें पहले आई थी कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के साथ सहयोग कर सकते हैं, यानी उनके साथ मिलकर इस पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। अब दोबारा खड़ा करने के लिए ये अजीत पवार सत्ता छोड़कर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि एनसीपी के पास कोई इस तरह की ताकत नहीं है। और जो शरद पवार का जो जादुई छड़ी हुआ करती थी, जो सिर्फ पत्रकारों पर काम किया करती थी, बाकी सब पर तो नहीं, क्योंकि मतदाताओं ने कभी उनको इस ताकत में नहीं दिया कि वो कभी राज्य के मुख्यमंत्री खुद से बन सकें। तो लिहाजा अब वो छड़ी भी जो है काम नहीं कर रही है। क्योंकि जयंत पाटिल अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड ने ये कोशिश की, आप जानते हैं उसको, जितेंद्र आव्हाड का नाम काफ़ी चर्चाओं में रहता है। उसने कहा कि नहीं, आप इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, जबकि खुद जयंत पाटिल ने कहा कि अब उनको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। और उनकी चर्चा भी लगातार लंबे समय से थी कि वो अजीत पवार के साथ अपनी नई पारी शुरू करना चाहते हैं। तो वहाँ चूंकि अब ये लगभग 75,000 करोड़ की सालाना बजट की बीएमसी यानी बृहन मुंबई जो नगर पालिका है, महापालिका, उसका जो चुनाव है वो कई बार राज्य के विधानसभा चुनाव जैसा इंटरेस्टिंग होता है। उसके लिए आपने देखा किस तरह से दो पार्टियां, दो जो भाई हैं जो लंबे समय से अलग हुए थे, वो भी मिल चुके। अब आप उसमें एक नया गठजोड़ बनता हुआ देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी दिल्ली में थे, उन पर भी अब लगातार हमले हो रहे हैं। तो ये सारे स्थानीय निकाय चुनाव से पहले की राजनीति महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस इसी बीच में जो बिल लाए हैं, उस बिल पर आपने चर्चा सुनी होगी, लेकिन बिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्बन नक्सल को पहली बार इसके दायरे में रखा गया है। यूं तो महाराष्ट्र से पहले भी छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में एक दो जगह इस तरह का बिल है जो इसके जैसे प्रावधान है, उन जैसे और भी उन राज्यों में प्रावधान किए गए हैं उनके बिलों में। लेकिन महाराष्ट्र में ये काफ़ी चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि याद होगा भीमागांव जो कोरेगांव की जो घटना हुई थी, उसके बाद 2018 में ये सवाल बहुत तेजी के साथ उभर के आया था कि आखिर अर्बन नक्सल है क्या, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्या वाकई ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में इस देश में अभिव्यक्ति पर ही ताला लगा देना चाहते हैं। क्योंकि नक्सलिज्म में कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रही है। कम्युनिस्टों के किसी भी शासित देश में आज तक कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई इतिहास नहीं मिलता, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। वो सिर्फ तानाशाह बनते हैं और तानाशाही में ही वो शासन चलते हैं जहाँ किसी की आवाज़ के साथ ही उसके गले से जीभ सहित आवाज़ निकाल ली जाती है। तो ये लगातार लगता है अब इसके बाद यहाँ इस देश में या पूरी दुनिया के देशों में आप ये देखते हैं कि अर्बन नक्सलिज्म एक हकीकत में तब्दील हुआ। जो शुरू में ये जेएनयू से जब शुरू हुआ था, और मैं कहूँगा कि उन रिपोर्टरों में हूँ जिन्होंने जेएनयू की उस घटना को कवर किया था कि जब देश में ये नारे लगे थे कि आज़ादी की जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार हजार, और किस तरह से वहाँ तमाम लोगों ने एक नया जेएनयू देखा, एक नया वो देखा। और उसमें उस समय सरकार पर बड़े तकड़े आरोप लगे क्योंकि सरकार ने अभी
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल ही हुए थे और उसके पहले काफ़ी जो घटनाएं थी वो इतनी तेज़ी से टर्न हो रही थी कि इकोसिस्टम को ये लग रहा था कि वो उखाड़ के फेंक देगा। यानी जो जिस तरह का सिस्टम तैयार हो चुका था लगभग लंबे समय से, कभी उसके खिलाफ कभी प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी सीधे कभी टकराते हुए नहीं दिखे थे। उनके भाषण जिस तरह से लच्छेदार हुआ करते थे, उनकी राजनीति और उनके कदम भी उसी तरह के लच्छेदार रहे। कभी सीधे इस तरह का कोई मुकाबला उनके समय नहीं होता था। सिर्फ राम मंदिर को लेकर एक मसला था जो भी कोर्ट में पड़ा था, यानी सरकार उसको कह देती थी। 370 हटाने का कभी सपना भी देखने की उन लोगों के मैंने तो कभी उसको महसूस नहीं किया, हालांकि मैं उस समय भी कवर कर रहा था। लेकिन ये बहुत ही अलग दौर है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बीजेपी आती है, सत्ता में आती है, तो वो बदलाव की तरफ जाती है और ये बात इकोसिस्टम को चुभ जाती है, क्योंकि आप आइए, अब आप राज कीजिए और चले जाइए, बस उसको मत छेड़िए। धीरे धीरे ये इतना प्रगाढ़ हो चुका था, जमीनों के अंदर घुस चुका था कि वो एक प्रकटीकरण के तौर पर आया। जेएनयू याद होगा आपको, उस समय ये नाम नहीं दिया जाता था अर्बन नक्सल, लेकिन आप देखते थे कि जैसे ही नवरात्रे आते थे तो महिषासुर मर्दिनी का जो फोटो है किस तरह की अश्लीलता से भरा हुआ, भगवान राम, सीता, इन तमाम चीज़ों की अश्लीलताएं जैसे जेएनयू की एक प्रोडक्ट बनकर बाहर आती थी और वो लोग इसको अपना एक जाति अधिकार मान रहे थे। लेकिन वो सरकार आई, टकराव हुआ, तो तब वहाँ बहुत सारे टीचर्स जैसे निवेदिता मेनन, जिसने वो उस दिन मैं भी मौजूद था, जिसमें उसने कहा कि वो कश्मीर पर बलात् कब्जा है, और कन्हैया का वो भाषण आपको मालूम ही होगा जो भारतीय सेनाओं पर आरोप लग रहे थे। इसके अलावा अपूर्वानंद टाइप लोग जो गांधी को मार्क्सवादी बना रहे थे। मतलब आप सोचिए, जिस गांधी के खिलाफ पूरा मार्क्सिज्म खड़ा था, उस गांधी को वो वहाँ मार्क्सिस्ट बोल रहे हैं, उसको बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ थी जो अलग अलग तरीके से हमने देखी। उस वक्त ये टर्म उभर कर आई थी। लेकिन जब ये भीमा गांव, कोरेगांव का जो मसला सामने आया था, इसने बड़ा एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हिंदुस्तान, भीमा कोरेगांव वाले मसले में, कि क्या हिंदुस्तानी कानून में इनको कंट्रोल करने की ताकत है। क्योंकि जिस तरह से नक्सल गांव में अपनी जगह छोड़ रहे हैं, जिस तरह से नक्सलों को एक टैलेंट, बहुत ही हार्ड फाइट सरकार ने दी। सरकार ने ये तय कर लिया था कि हमको कम से कम इसको खत्म कर देना है, जिसने पूरे गांव में ओपनली अपनी सत्ता चला रखी। आपने देखा होगा बहुत सारे रिपोर्टर इस तरह के वीडियो लाया करते थे कि साहब ये देखिए, ये गांव में किस तरह खाना खाते हैं, वो ट्रेनिंग के कैंप, वो किस तरह से डील करते हैं, वो सब चीज़ें, कंगारू कोर्ट उनकी, वो सब आपको वीडियोज़ में दिखती थी और इसको बहुत बड़ी पत्रकारिता के तौर पर माना जाता था। कभी उन गाँव वालों की सिसकियाँ बाहर नहीं आती थी जिनके घरों में ये ज़बरदस्ती घुसते थे, जिनकी बच्चियाँ उठा ली जाती थी, जिन गाँव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, जिन गांव में अगर आप चलते थे, अगर किसी ने सरकारी सुविधा का लाभ लिया तो उसका सर ऊपर से नीचे हो जाता था। ये तमाम चीज़ें नहीं दिखती थी। तेंदुपत्ता, तमाम बिजनेस वाले, तमाम वहाँ जाकर उनको बाकायदा वो हफ्ता दिया करते थे। हफ्ता को उनको कुछ और टर्म्स थी जो लाई या कुछ इस तरह से बोलते, वो उसको दिया करते थे। अगर हम उस तमाम चीज़ों को देखें तो ये अर्बन नक्सल का बहुत तकड़ा प्रभाव दिख रहा था कि उन लोगों को, वो लड़ाई हार रहे थे। जब 76, याद होगा आपको, भारतीय सुरक्षा बलों के 76 जवानों की जिस तरह से मौत हुई थी, उसके बाद जो नाच हुआ था और उसके जो नाच के, डांस के आपने तरीके यहाँ तक देखे, उस खुशी की लहर को आपने जेएनयू तक में महसूस किया, तभी से लोगों के सीने में कुछ चुभने लगा था, लगने लगा था कि कुछ तो है जो बदलने की ज़रूरत है। तो अर्बन नक्सल एक ऐसा भीमा कोरेगांव वाले मसले में आया, जब दंगा हुआ, अलगार परिषद पर आरोप लगा, तो जब वो पकड़े गए तब ये शुरू हुआ। 1 जनवरी को हिंसा भड़की थी कि, और ये जनवरी 31 दिसंबर 2017 को अलगार परिषद नामक एक कार्यक्रम में दिए गए भड़काऊ भाषणों की वजह से थी, ऐसा पुलिस ने और उसने कहा था। अब इसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बीके यानी भीमा कोरेगांव 16 के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो पकड़े गए थे, इसमें पत्थरबाज नहीं था कोई, इसमें वो नहीं था जो चाकू लेके निकल रहा, इसमें थे सुधा भारद्वाज, गौतम, इसमें वकील थे, कार्यकर्ता थे, मानवाधिकार के प्रोफेसर और पत्रकार शामिल थे। अभी ये केस चल रहा है, इसलिए ये मत मानिए कि कोई मैं बेजा नाम ले रहा हूँ। अभी ये केस है और उनकी जमानतें बड़ी मुश्किल से, देश के तमाम बड़े नाम जो खड़े हो सकते थे वो सब खड़े हुए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मर्दन और तमाम जो भी, कि सरकार फासिस्ट है और ये सब चीज़ों के बावजूद कोर्टों ने उनको जमानत नहीं दी थी। अब धीरे धीरे किसी को मेडिकल ग्राउंड पर मिली, किसी को चार्जशीट न
दाखिल होने की वजह से, जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है उसकी वजह से मिली है। अभी तक वो जो है, अब इसमें सुधा भारद्वाज थी, गौतम नवलखा, वरवर राव, अरुण फरेरा, वर्णन गोंजाल्विस, शोभा सेन, महेश राउत, सुरेश गाडगिल, स्टेन स्वामी जिनका निधन हुआ, वो लोग थे इसमें। इन पर यूएपीए लगा और पुलिस और बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि ये लोग शहरी सदस्य थे, भाकपा माओवादी के शहरी फ्रंट के सदस्य थे और इन्होंने वो जो आगजनी है वो सब भड़काने की साजिश रची। इसमें जीएन साई बाबा का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला, दिल्ली में प्रोफेसर हैं, पूर्व प्रोफेसर और माओवादी के लिंक के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। 2017 में खैर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में कई अपीलों के बाद बरी कर दिया। वो 90% जो है दिव्यांग थे और जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर। लेकिन आप ये सोचिए, आपको याद होगा कोबार्ड गांधी एक करके, जो पारसी परिवार से जिसको पकड़ा गया था, जो इतना लंबे समय तक, जो देखने में आपको लगेगा जिसकी नफीस इंग्लिश, सलीस इंग्लिश आपको चौंका सकती है, जिसकी अपब्रिंगिंग आपको बता सकती है, लेकिन ये लोग वो थे जो जंगलों में भारतीय सुरक्षा बलों को और हमले करने के जो लोग हैं उनके बचाव के रास्ते तैयार करते थे, उनके लिए जो माहौल बनता था, जो आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अब आप देख रहे हैं। मैंने आपको एक बात शुरू में कही थी, शायद वो बात बहुत सारी, वो इतनी साधारण बात नहीं है कि किसी भी तरह से किसी भी सोसाइटी के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नड सोसाइटी रही हो, वहाँ किसी भी मानवाधिकार की कभी कोई भी इज्जत वक्त नहीं रही है। यानी किसी भी मानवता का वहाँ कोई रोल नहीं होता है। ये आप एक से लेके, और बहुत सारे लोग इसमें राय भी दे सकते हैं। आपके देश में दो ही अनुभव हैं, एक केरल से और एक बंगाल से, और दोनों का आप कारण देख सकते हैं। दोनों में आपने देखा, जो बंगाल के लिए जिस तरह से गर्व से भरकर वो कहा करते थे बंगला के लोग कि जो बंगाल आज सोचता है, हिंदुस्तान उसको 150 साल बाद सोचता है, यानी कोलकाता जो आज सोचता है। लेकिन अब वो सोच रहा है, इस पर भी शक हो गया था जब वहाँ कम्युनिस्टों का शासन रहा। हालांकि उसके लिए जो एक अर्बन नक्सल की जो टर्म है, उसका अगर पहली टर्म देखें तो वो आपको तब के अखबारों में दिखाई देती, क्योंकि उनके लिए बचाव होता था। अब हम लोग इसके साथ मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने लंबा समय इस पर दिया है कि आखिर ये हुआ क्या है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो बिल पेश किया, ये जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब ये बिल पेश किया गया था, क्योंकि ये देखा गया कि इनके खिलाफ कोई सीधे तौर पर लॉ नहीं है जिसमें उनको लगा रखा जाता है, उसमें वो अभिव्यक्ति के नाम पर बच निकलते हैं। तो एक बिल पेश किया गया था जो 2024 में, उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। अब थोड़ा स्थिति बदल गई है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा विरोध हुआ था, तो ये जो है इसको वहाँ भेजा गया, इसको उस समय भेजा गया था कि ताकि इसको इस पर कोई बहस हो, तमाम चीज़ें हो, समिति को भेज दिया गया था उस वक्त। लेकिन अब ये पेश किया गया जब वापस देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए और एकनाथ शिंदे जो है उप मुख्यमंत्री बन गए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। तो उन्होंने जो ये बिल किया है, इसको कहा गया महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, MSPS, यानी इस पर इसको जो है ध्वनि मत से पारित किया गया था परसों। अब शुरू हो गया उस पर पूरा की अभिव्यक्ति की आज़ादी रोकी जा रही। कांग्रेस ने इस बिल को उसी तरह बताया, इसके बाद फिर दूसरी पार्टी ने भी यही बताया। दरअसल जिस तरह से जो दोनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जिस तरह से उन्होंने मिलने के बाद अपने आप को एक हिंदू फोल्ड में वापस लाने के लिए किया, तो ये जवाब है। देवेंद्र फडणवीस ने इतने दिन पुराने बिल को निकाला जो अभी तक जो वहाँ से आया और उसको पास करा दिया। इसमें बहुत ही सारी चीज़ें ध्वनिमत से पास हुआ। इसमें कुछ परिभाषाएं अब स्पष्ट की गई। ये विधायक क्यों लाई गई? विधेयक में कहा गया कि नक्सलवाद का खतरा केवल दूर दराज के क्षेत्रों में सीमित नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी बढ़ रही है। संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं और गैर कानूनी प्रावधानों, रसद, सुरक्षित पनाहगाहों तक कैडर को पहुंचाते हैं। ऐसे कृत्य देश में आतंकवाद फैलाने और इसे अस्थिर करने के लिए किए जाते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों ने पहले ही सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और 48 नक्सल विरोधी कानूनों को लागू किया है। अब इसमें क्या प्रावधान है? विधेयक किसी भी सरकार को किसी भी संगठन या समूह को गैर कानूनी घोषित करने की शक्ति देता है। ये किसी भी व्यक्ति को अपराधी बनाएगा जो ऐसे संगठन का सदस्य होगा। साथ ही किसी गैर कानूनी गतिविधि के लिए धन जुटाना या प्रबंध करना, या उसके ऐसी गैर कानूनी गतिविधि के लिए जिस तरह से यहाँ उनको अलग अलग समय बुलाकर अलग अलग जगह मिलवाया जाता था, ये एक सिस्टम था जो पूरा यहाँ से उनके लिए पैम्पलेट्स के आइडिया, यहाँ से उनकी कविताएं सब लिखी जाती थी
और वो जंगल में गाई जाती थी और फिर पत्रकारों के एक ग्रुप के माध्यम से वो पूरे देश को समझाई जाती थी कि ये बहुत ही मानवता का उत्पीड़न हो रहा है। वहाँ कभी भी नक्सलियों ने सड़क नहीं बनने दी। आप सोचिए, जहां उनके कब्जे थे वहां सरकारी स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाता था। कांकेर वांकेर के सब अंतागढ़ और कई सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि अभी मैं रिकॉल करूंगा तो वो सब होंगी जहां हम लोगों ने कवर किया था। तो अब उसमें ये कहा गया, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को भड़काने, अपमानित करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए पैसा इकट्ठा करना। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शहरी माओवाद की युवा पीढ़ी को ब्रेन वॉश करने के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 7 साल की सजा, पहला अपराध के 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच जुर्माने को जुर्माना, दूसरा अपराध 5 लाख रुपए के जुर्माने, कम से कम 10 साल की सजा होगा और अपराधियों को बिना वारंट। यहीं इस पर बात पर लिखा जाता है कि ये जो है इसको लेकर कहा गया कि ये अपने दुश्मनों के खिलाफ है। कांग्रेस भी इसके खिलाफ, इस मतलब बिल में इस विरोध के है कि जो आरोप होंगे वो गैर जमानती होंगे। ये किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई गैर कानूनी गतिविधि को अपराध के रूप में परिभाषित करता है। ये विधेयक दरअसल 2024 के मानसून सत्र में लाया गया था। विधानसभा ने उस दिन को विधेयक को स्थगित कर दिया था, विधेयक पारित नहीं हुआ था और विधानसभा चुनाव में के बाद तुरंत उसने कह दिया था कि ये दिसंबर में फिर लाया जाएगा और कई संगठनों ने विधेयक पर आशंकाएं व्यक्त की गई। इसको समिति ने कई समय पर विचार किया गया और दोनों के 25 सदस्य, दोनों संयुक्त समिति बनाई गई थी। इसकी वो उस समय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे और 26 जून 2024 तक बैठकें की गई थी। इसके बाद ये रिपोर्ट जो है हुई और इसमें कई सारे संशोधन होके इसको सामने लाया गया और अब ये बिल विधानसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया। और चूंकि ये बिल अब जो है विधान परिषद के बाद पारित होने के साथ ही एक कानून बन जाएगा, तो थोड़े दिन बाद आप देखेंगे अब ये बिल जो है यहाँ से तो पास हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर, पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह पर आप बहस होते हुए देखेंगे। तो इसीलिए ये इतना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि इसको हम लोग पहली खबर के तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति पूरे जोरों शोरों पर शुरू हो गई, क्योंकि बीएमसी की जीत बड़ा लक्ष्य है, सभी पार्टियों के लिए है और लंबे समय से शिवसेना के आधिपत्य को जो है खत्म करने की इस समय कोशिश में जो है कम से कम ये जो इस समय जो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जो तिकड़ी है वो भारी पड़ती अभी दिख रही है जब इस तरह की चीज़ें वो सामने ला रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है कि है। दूसरा, एक और खबर पर हम लोग बात कर रहे थे कि बिहार में अब चुनाव को लेकर और अचानक बिहार में, मतलब वैसे तो अपराध की संख्या वहाँ बढ़ी है, अपराध बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश कुमार का ये जो दौर है इसमें वो अपराध पर उस तरह अंकुश नहीं लगा पा रहे और इससे पहले में भी उनका कम था इस तरह का। जैसा कि उन्होंने, जब ये शुरुआत हुई थी, सुशासन बाबू उनको इसीलिए कहा गया था, जैसे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन योगी आदित्यनाथ के आने पर सुधरी थी, उस तरह की शुरुआती जो पहला फेज था नीतीश कुमार का, उसमें वो चीज़ दिखाई देती थी। धीरे धीरे वो कम हो रही है, लेकिन इस वक्त तो जैसे अपराधों की बाढ़ आ गई है, व्यापारियों पर गोलियां, इसके अलावा उनके मर्डर, धमकियां, ये सब चीज़ें अब वहाँ चल रही हैं। लेकिन इसका असर उनके अपने गठबंधन पर क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चिराग पासवान अब एक नई लाइन खींचने चाह रहे हैं। उनको लगता है कि जो पिछली बार की उनकी जीत है, जो पिछली बार उन्होंने लड़के और नीतीश कुमार की पार्टी को सबसे कम सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया था एक लड़ाई में, उनको लगता है कि ये उनका जो दांव था वो अब दोबारा चलेगा। वो इस तरह से, क्योंकि उनके पास एक पिछली जीत का हिसाब है। उसके बाद 2024 के चुनाव में लोकसभा में उनको पार्टियों ने, उन्हीं के गठबंधन की, उनको न केवल नवाजा और उन्होंने 6 सीटें भी दी, तो उन्होंने लड़ाई की और वो जीते। तो उनको लगता है कि अब जल्द ही ये उनको मुख्यमंत्री पद की तरफ जो उनका एक लक्ष्य दिख रहा है, यानी वो अपने आप को अब तेजस्वी के सामने मुकाबले का नेता, और चूंकि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उनके पास वोटों का परसेंटेज है, उनके समुदाय 22% के करीब दलित आबादी है, SC ST आबादी को जोड़ लेंगे तो वो और बढ़ती है। लेकिन अभी तक अगर हम लोग वोटों का कैलकुलेशन करें तो ये वोटों की जो संख्या ये उस तरफ नहीं जाती, उसमें हम भी शामिल है, जीतन राम मांझी का, और बीजेपी के पास अपने आप काफ़ी वोट आता है, उसमें से कुछ कांग्रेस के पास भी जाता है। लेकिन चूंकि राजनीति तो इसी का नाम है कि जो आपके पास ताकत है उससे कई गुना बढ़ा के दिखाइए, जो आपकी परेशानियां हैं उनको गायब कर दीजिए। तो इस समय जब इन्होंने कहा कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान अब खुल के हमला बोल रहे हैं, तो उसके जवाब में
जीतन राम मांझी खुद उन्हीं की पार्टी के, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टियों के अंदर अब समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक इशारों में कहा कि भाई अपराध करवाएं राजद वाले और तोहमत लगे सरकार पे, वाहरे गठबंधन धर्म। वो लगातार आपने देखा होगा, चूंकि ये जो वोट हैं, जो दलित वोटों की इजारेदारी है, वो उनके अंदर आपस में लड़ाई, और चूंकि बीजेपी और जनता दल यू इनके पास बड़ा चंक जाएगा जब ये चुनाव लड़ेंगे सीटों का, तो वो दोनों जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे ये हो, तमाम लोगों की कोशिश ये है कि उनको उसमें से ज़्यादा बड़ा हिस्सा मिल सके, इसीलिए इस तरह की वो चल रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि जो लोग आज अपराध को लेके उनकी सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री निवास में माफियाओं की खातिरदारी होती थी। सवाल जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से चुनाव शुरू होना है, और उससे पहले ही बिहार के अंदर सीटों को लेकर एक ज़बरदस्त मारामारी शुरू हो गई है। वो पार्टियों के अंदर भी है और पार्टियों के सामने तो सड़क पर खेल चल ही रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग की, चूँकि अब जब 26 जुलाई को होगी तब उस समय और ज़्यादा बातें होंगी, लेकिन इस वक्त तो ये कोशिश की जा रही है, राजद के पास ये कोशिश है कि वो अपने गठबंधन में जातीय वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सके। इस बीच में कहीं भी आपको जन स्वराज कहीं दिखता नहीं है। प्रशांत किशोर को उनके कुछ पुराने लोग, जिनके साथ उन्होंने अखबारों में काम किया होगा, मतलब काम का मतलब जब वो इन पार्टियों को, पहले बीजेपी को, फिर जेडीयू को, फिर टीएमसी को, जब उन्होंने उनके सलाहकार बन के, बीच में कांग्रेस का यूपी में याद होगा जब दो लौंडे यूपी के साथ मिलाए थे, दो लड़के यूपी के, इस तरह करके, तो वो तमाम कैंपेन के दौरान जिन लोगों के साथ रहा था, वो उनके बारे में काफ़ी अच्छी बातें लिख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे अभी दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव में वो कुछ कर सके, लेकिन मुझे अभी नहीं लग रहा कि उनके पास चुनाव में कुछ करने के लिए बचा होगा, क्योंकि जिस तरह का जो चुनाव ये बाइपोलर होने जा रहा है, इन दोनों गठबंधनों के बीच में ही ये चुनाव सिमटेगा, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज पर ये चुनाव के कम से कम अभी पहली कैंपेन जा रही है। तो ये तो आज वहाँ की हम लोगों ने बातचीत की। एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि बीजेपी ने अपनी केरल की कैंपेन शुरू कर दी, यानी केरल में अब शुरू कर दिया है बीजेपी ने कि आखिर अब हम लोग किस मुद्दों पर लड़ेंगे और कहाँ जा रहे हैं। आज उन्होंने विजन पर बहुत बड़ा अटैक किया, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वहाँ मौजूद थे तिरुवनंतपुरम में। उन्होंने केरल इकाई का जो मुख्यालय है उसका उद्घाटन कर दिया। एलडीएफ और यूडीएफ का ट्रैक जो है, उन्होंने कहा कि ये घोटालों की सरकारें हैं, लगातार घोटाले कर रही हैं। ये दरअसल अब पहले स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे और उसके बाद अगले साल, यानी स्थानीय निकायों के चुनाव अभी हैं और अगले साल के लिए विधानसभा चुनाव की जो होना है उसके लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत आज उन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा कि भाई ये केरल में भ्रष्ट सरकार, एलडीएफ ने विस्फोटक घोटाला, सहकारी बैंक घोटाला, एआई कैमरा घोटाला, लाइफ मिशन घोटाला, पीपीएफ और भारत का सबसे बड़ा सोना तस्करी घोटाला किया है। इसके साथ एलडीएफ के साथ है। उन्होंने एक बात की कि भाजपा और माकपा दोनों कैडर आधारित पार्टी है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। केरल में कैडर कल्याण राज्य के विकास से बड़ा है, जबकि भाजपा के लिए कैडर के ऊपर विकसित केरलम है। तो उन्होंने मुझे लगता है कि चुनाव की शुरुआत कर दी, और चूंकि उनका मतलब ये है, जब पिछला चुनाव और उसकी सारी रणनीति खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार की थी, यानी केरल के अंदर जो बीजेपी का हम उभार देखते हैं, जो बीजेपी की रणनीतियां देखते हैं, इन सब में गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए वो सीधे तौर पर वहां पहुंचकर अब फिर ये माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और वहां जाकर आतंकवाद का जवाब देने के लिए मोदी और भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये सब कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा जारी धनराशि से ज़्यादा राशि दी है। तो ये एक बड़ी, मुझे लगता है कि कैंपेन की शुरुआत हुई। हम जो राजनीति की बात कर रहे थे तो उसमें ये एक बड़ा वो शुरू है, इसके साथ शुरू हुआ कि किस तरह से तीसरी जगह यहाँ चुनाव हो गया है। अब इसको लेकर अगर हम लोग आगे की तरफ चलें और पॉलिटिकल बातें करें वो तो अलग होगा, लेकिन अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जो है कश्मीर में 13 जुलाई को 1931 का दिन बनाया जाता है, और वहाँ महबूबा मुफ्ती हो, पीडीएपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या तमाम नेता, इस समय मौलवी मीरवाइज फारूक है, इन सब को उन सब का आरोप ये है कि उनको जो है नज़रबंद किया जा रहा है, और ये
शहीदों का दिवस है, बलिदान दिवस है। ये दरअसल जानना ज़रूरी है कि 31 वो जुलाई जो है, 13 जुलाई, वो क्या कहती है। क्या वो वाकई एक आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा था या कुछ और था, क्योंकि उस घटना में कई बार कश्मीर के अंदर जो हुआ वो पहली बार हुआ, यानी इस्लाम खतरे में है का नारा कश्मीर में पहली बार लगा। इसमें जो जिस तरह से उन्होंने इस्लाम के अधिकारों का वादा किया वो भी शेख अब्दुल्ला के साथ था। इसके अलावा इसमें ये लेकिन पोर्ट्रे किया जाता है, वो इतिहास का एक बहुत ही बड़ा सलेक्शंस है। उसको अगर हम लोग देखते हैं तो वो इतिहास में अगर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हुआ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप बड़े हैरान होंगे कि इतिहास कैसे पलट जाता है आंखों के सामने। ये 1931 में, और मैं इसके लिए किसी और का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं कश्मीरनामा अशोक पांडे जो बहुत ही पसंदीदा और कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा इस समय वो इतिहासकार भी हैं, कांग्रेस के नैरेटिव्स बिल्डर भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, और अक्सर वो झूठ बोलते हुए, मतलब कम से कम इस तरह की किताबों में पाए जाते हैं। मैंने कई बार उनको देखा है और मैं वो रेफरेंस के सहित मेरे फेसबुक पर भी पढ़ा है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। और ज्ञान व्यापी के वक्त जो उन्होंने कहा था उसका मैंने अक्षरश चीज़ें बताई थी। उनके पास भी वो वीडियो पड़ा होगा, मेरे पास उनके झूठ का वीडियो है। तो उन्होंने ये कहा कि जो शुरुआत में तो इसको कहा गया कि घटना कैसे घटी। अब आप ये 1961 डोगरा राजा ने अपना अधिकार मांग रहे लोगों पर गोलियां चला दी थी, एक बड़ा वहाँ शहीद पार्क बना हुआ है श्रीनगर में, ये तमाम चीज़ें नैरेटिव आपको दिखाई दी जाती हैं, तमाम चीज़ें इसी तरह से आती। लेकिन हुआ क्या था उसको छोटा सा मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये जो है इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जो है इस्लामिक कट्टरवाद को छिपा के उसको एक बेहतर वो देने की कोशिश की। कश्मीरनामा पूरी तरह से रेफरेंसों के बीच में इन्फ्रेंसेस घुसाने की एक बहुत ही सफल कोशिश है। किस तरह से जो सेलेक्टेड है उसको ले लिया, उसके अलावा जो है ये अब 2029 में 31 में हुआ क्या कि 29 अप्रैल को ईद के महिला ईद 29 अप्रैल 1931 को ईद के दौरान जब इमाम खुतबा पढ़ रहे थे तो एक कर्मचारी ने उनको उस समय रोका। तो इसको अपने मामलों में, जम्मू में ये घटना हुई तो उसको कहा गया कि साहब ये हमारे धार्मिक मामलों में कुछ और कारण की वजह से था, लेकिन ये इन्होंने दिया है, इसका इस घटना से कोई सीधा रिलेशन नहीं होता है। इसके बाद जो प्रेमनाथ बजाज के नाम से इन्होंने कहा कि जम्मू की पुलिस लाइन में एक और घटना घटी। ये कहते हैं कि एक समय पर काम पे ना आने पर एक हिंदू कांस्टेबल ने, एक जो एएसआई था, जो असिस्टेंट कांस्टेबल था, वो समय पर नहीं आ रहा था तो उसने बिस्तर उठाकर उधर से उधर रखा, तो उस गुस्से में आकर उठाकर फेंका, उसकी वजह से बिस्तर में रखा पंचसूरा यानी कुरान का एक हिस्सा भी गिर गया। तो ये बात इतनी सी हुई थी और ये जो है बात की, लेकिन इस पर तुरंत ये बात जो है ये हल्ले के तौर पर हुई और ये अफवाहों के तौर पर चलते चलते चली गई। और इस पर मुस्लिम संगठन थे जिन्होंने इस पर कांग्रेस के खिलाफ जो है एक आंदोलन, उस समय कांग्रेस के खिलाफ जो मुस्लिम संगठनों का कोई बहुत रोल तो था नहीं मुस्लिम उनके साथ कांग्रेस के, उस वक्त अंग्रेज सरकार महाराजा से भी चिड़ी हुई थी, क्योंकि महाराजा ने 31 के जो गोलमेज सम्मेलन में अपने आप को भारतीय बताया था। अब ये जो है ये पैडिंग कर रहे हैं कि कैसे बाहर जो कश्मीर के बाहर के अखबार हैं वो भड़का रहे हैं, जबकि बात कश्मीर के अंदर हो रही है। और 1931 की बात पर जाते हैं। इसके बाद घटनाओं के बाद जम्मू में तनाव फैला, जुलूस ये कश्मीर में फैली, तो कश्मीर में इस्लाम खतरे में है के नारे पहली बार गूंजे और पहली बार कश्मीरी दीवारें जम्मू में छपे इन नारों के पोस्टरों से रंग गई। शासन ने तुरंत जांच कमेटी बनाई और संबंधित कर्मचारियों को सजा भी दे दी गई, लेकिन साहब तब तक तो देर हो चुकी थी। ये लिख रहे हैं और इन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में गुलाम नबी गिलकर ने पहलकदमी की और जामा मस्जिद में एक बड़ी विरोध सभा का आयोजन किया। ये जो पहला अपना राजनीतिक जमावड़ा था जिसमें हजारों मुसलमानों ने हिस्सेदारी की। अब ये इनका बयान है, मैं इसको अपने बयान के तौर पर नहीं बता रहा हूँ। अब ये जो है इस समय अब आगे चलिए, इसमें दोनों शेख शामिल हो गए, मीरवाइज हमदानी और मीरवाइज कश्मीर दोनों इस सभा में शामिल हो गए। शेख अब्दुल्ला साहब ने कुरान की आयतों के साथ अपना भाषण शुरू किया तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, इस्लाम जिंदाबाद के साथ शेर कश्मीर का नारा लगाया गया शेख अब्दुल्ला को सब। अब ये जो है इसके बारे में कुछ मुसलमानों की बैठक बुलाई गई, हालांकि कुछ लोगों को बुला के उनको समझाने की सलाह दी गई, लेकिन ये पार्टी
मानी नहीं, और जिसमें किसी भी तरह से शेख अब्दुल्ला ने कहा कि ये आदेश हमारे धर्म के मामले में अनधिकृत हस्तक्षेप है, इसलिए हम ऐसे आदेशों की मतलब यहाँ पर रैली ना करें, ये एक आदेश था, उसकी अवहेलना करते हैं और हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं देंगे। ये मतलब पूरी कहीं सब होती रही उसकी बात है। जब ये जिस दिन ये रैली हो रही थी, उस दिन क्या होता है कि 25 जून को जब ये रैली पे चल रही थी तो एक शख्स वहाँ घुस गया, ये ऐसा कहते हैं, और वहाँ उसने मंच पर चढ़ गया। श्रीनगर दंगा जांच कमेटी के हवाले से बताया कि मौलाना अब्दुल कादिर गाजी था। उसने खड़े होकर कहा, महाराज के महल की तरफ इशारा करते हुए, अन्याय, क्रूरता और गुलामी के इस प्रतीक को नेस्तनाबूद कर दो। उसने बड़ी एक आंदोलन, अब्दुल कादिर नाम के व्यक्ति अचानक मंच पर आया, बेहद भड़काने वाला सांप्रदायिक भाषण देते हुए कहा, इस्लाम खतरे में नारे के साथ महाराज के शासन को इस्लाम विरोधी बताते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपील की। ज्ञापनों और मांग पत्रों को बेकार की मांग बताते हुए उसने कहा कि कुरान के अपमान का मसला, पवित्र कुरान के, ऐसे चीज़ों से हल नहीं हो सकता। मुसलमानों से अपने पैरों पर खड़े हो गए हथियारों का मुकाबला पर लाठियों और पत्थरों से करने की अपील करते हुए कहा कि ये जो है महल को मिटा देने की बात की। अभी इस माहौल में अब तक एक भी राज्य की तरफ से लाठी नहीं चली थी। राजा ने सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो जो अब्दुल कादिर था उसके बयान के बाद शुरू हो चुकी थी, लिहाजा उसको गिरफ्तार कर लिया। जो बातचीत के लिए अब तक की बातचीत के लिए जिस तरह राजा तैयार थे, लेकिन इस भाषण के बाद उन्होंने 25 जून को इसको गिरफ्तार कर लिया और अब्दुल कादिर को रास्तरों में, जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो हजारों लोग इकट्ठे होने लगे और फिर जो है इसमें चलता रहा। 9 जुलाई तक महाराजा ने जनता से शांति बनाए रखने की और राजनीतिक कार्रवाई को रोकने की अपील की थी। लेकिन अगले दिन जामा मस्जिद में विशाल सभा हुई जिसमें शेख अब्दुल्ला ने कहा कि अब्दुल कादिर इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें रिहा किया जाना है। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के भीतर अब्दुल कादिर के मुकदमे के दौरान बड़ी भारी पुलिस तैनात की थी, लेकिन हज़ारों लोग वहां खड़े हो गए और अब्दुल कादिर की जगह खुद को गिरफ्तार करने, और जब सेशन जज ने भीड़ को जाने के लिए कहा तो लोगों ने नमाज के बाद जाने की बात की। उसी समय जो है वहाँ शुरू हुआ, पथराव हुआ। उसी समय पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अफरा तफरी मच गई, पुलिस ने फायरिंग शुरू की। सबसे पहले मरने वाले ख्वाजा अब्दुल खालिक सोरा, नारे तेज हो गए और कश्मीर के इतिहास में पहली बार पत्थरबाजी हुई, ऐसा ये कहते हैं। वरना इतिहास बहुत कुछ चीज़ें पुराना बता रहा है, लेकिन ये बता रहे हैं तो मैं इनका बता देता हूँ। शेख अब्दुल्ला ने इसकी जलियांवाला बाग कांड से मुकाबला की और उसके बाद क्या हुआ कि मरने वालों ने किसी में ये एक बड़ी चीज़ बताई कि भागने की जगह भीड़ जेल में घुस गई। 4 पाइयों पर शवों को लेकर जामा मस्जिद के रास्ते में तोड़फोड़, हिंदू दुकानों की लूट की घटनाएं हुई। यानी वहाँ जिससे राजा का कोई लेना देना नहीं था, उन हिंदुओं का उनसे कोई लेना देना नहीं था, लूट उनकी हुई और महिलाओं पर भी अत्याचार हुए। ये एक किताब है जो बंसी पंडित की अभी गरुड़ प्रकाशन से आई है। उन्होंने जो इसमें बताया कि महिलाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न हुआ, ये कई पंडितों के संस्मरण में, मौखिक इतिहासों में और कुछ सामुदायिक रिपोर्टों में मिलता है। और इसमें उसको बहुत हल्का सा करने की कोशिश ये कहेगी कि महिलाओं के साथ ऐसे होता है, ये कोई मजाक है या जो होता है या कुछ है। और इस पर इसमें यह भी कहा गया हिंदू मंदिरों अन्य पवित्र स्थलों पर हमले की खबरें भी 88 नासोरांस के आख्यान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी चूँकि उस वक्त जो है 88 नासोरांस से कहा जाता है क्योंकि उस समय जो संवत था 1988 था, तो लिहाजा उसकी घटना को पंडित अपनी मेमोरी में उस तरह रखते हैं। और जो ये कहा जाता है कि साहब उससे पहले 1987 से पहले आपको ये नहीं दिखा था, मैं ऐसी कुछ टुकड़े और बता सकता हूँ। तो कल जो राज्य में बहुत इम्पोर्टेंट है, हालांकि सरकार ने 13 जुलाई की जो सरकारी छुट्टी होती थी उसको ख़त्म कर दिया था कुछ साल पहले, तो ये एक बात है। अब देखते हैं उसको कैसे अखबार लिखते हैं। और आपने देखा होगा ये नैरेटिव कहीं मिलता नहीं है कि उसके बाद हिंदुओं के घर लूटे गए, उनके साथ महिलाओं के साथ बेइज्जती हुई। लेकिन ये एक शहीद दिवस है। शहीद दिवस कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की रक्षा के नाम पर शुरू हुआ। उसका आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए कम से कम जो लोग इस इतिहास को इस तरह देखते हैं उनको थोड़ा और गहराई से देखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारी रीच बढ़ाने में आपको सहयोग देना है, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।